नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी, एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच आपका इंतजार कर रहा है। ये बैच किन बच्चों के लिए लाभदायक हो सकता है, तो इस बैच में वे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई इंडिया में रह के कर रहे हैं और अपना भविष्य एग्रीकल्चर के सेक्टर में सुनहरा होता हुआ देखना चाहते हैं। चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हों, चाहे वो एमएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हों, साथ ही साथ यदि वो बीएससी एग्रीकल्चर करते करते आप एमएससी एग्रीकल्चर में सीयूईटी या यूपी कैटेट जैसे एग्जाम को क्रैक करके आप अच्छी जगह पहुंचना चाहते हैं, तो आपको ये बैच बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। साथ ही साथ आप विभिन्न स्टेट्स में जो वैकेंसीज आती हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, अगर मैं बात करूं जैसे बिहार हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ जो वैकेंसीज आती हैं आप इस अकेले बैच को ज्वाइन करके आप सभी एग्जाम्स को दे सकते हैं और अपनी कमांड इस पर अच्छी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए ही ये बैच पूरी तरीके से फ्रेम किया गया है। हम जीरो से हीरो आपको बनाने के लिए ये बैच लेकर के आए हैं। पूरे इंडिया में आपको विदाउट पीपीटी में इंग्लिश मीडियम बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। हम आपको रटाएंगे नहीं, हम आपको सिखाएंगे कि एग्रीकल्चर का वास्तविक मूल मंत्र क्या है, आपको एग्रीकल्चर कैसे आएगी, आप कैसे एग्रीकल्चर में इतना सिंपल वे में हम आपको एग्रीकल्चर कैसे सिखाएंगे, ये सारी बातें हम आपको एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच में करेंगे। तो ये हॉर्टिकल्चर का ये दूसरा क्लास है, डेमो का क्लास है। अभी ये डेमो क्लासेस चल रही हैं, आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। ये यूट्यूब पर ये अंतिम डेमो क्लास है हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट को लेकर के। इसमें एक और इसके प्रति हम डेमो क्लास लेकर के आएंगे हॉर्टिकल्चर की, बट वो यूट्यूब पर आपको ना मिल करके एप्लीकेशन पर वो डेमो मिलेगी। तो हॉर्टिकल्चर के पार्ट 3 डेमो 3 को देखने के लिए आप यूट्यूब नहीं, हमारी एप्लीकेशन वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से। उसका स्कैनर हम आपको दे देंगे, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको वहां पर स्कैनर दे दिया जाएगा एप्लीकेशन का, आप उसको स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन को रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप वहां पर एक फोल्डर मिलेगा आपको देखने को कि एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच, वहां पर आप क्लिक करोगे, फिर डेमो क्लासेस आपको मिलेंगी, उस पर जाके आप देखोगे। ये यूट्यूब की लास्ट क्लास है डेमो क्लास। यूट्यूब पे हम दूसरा सब्जेक्ट अब डेमो क्लास के रूप में लेकर के आएंगे। अब हॉर्टिकल्चर का जो तीसरा डेमो है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। सभी बच्चे एक बार फिर से सुन लें, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाओगे, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी लिखोगे, आपको डाउनलोड मिल जाएगा। 2000 प्लस बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। आप भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर अपने जो भविष्य का आप एग्रीकल्चर में अपना भविष्य कैसे उज्जवल कर सकते हैं। कल मैंने पहला क्लास लिया तो कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, राजस्थान के हमारे छोटे भाई बंधुओं की जो डिमांड थी कि सर आप इंग्लिश में पूरा बैच आप पढ़ाओगे क्या, सर मुझे थोड़ी बहुत हिंदी भी लिख के बता देना। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बैच को बहुत अच्छे से सजाया जाए, बाइलिंगुअल तरीके से किया जाए। हर एक शब्द का तो हिंदी और इंग्लिश नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, परंतु ऐसी कुछ मीनिंग आएंगी बीच बीच में जिसकी हिंदी हो सकता है आपको ढूंढने में कहीं कठिनाई हो, तो मैं उसकी हिंदी लिख दिया करूंगा, ठीक है। ये इतना हो सकता है। बाकी जो भी अगर हम बढ़िया एग्जाम की तरफ देखेंगे, बड़े एग्जाम्स जो हम देखेंगे उनके लिए तो इंग्लिश कंपलसरी होती है, जैसे नाबार्ड हो गया, एएफओ हो गया, सीडब्ल्यूसी हो गया, इफको हो गया, क्रिप्को हो गया, एनएफएल हो गया, एनएससी हो गया। इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास एग्रीकल्चर में इंग्लिश में थोड़ी बहुत कमांड होनी चाहिए, तभी हम जाके कर सकते हैं। बाकी हमारे बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो हम हिंदी मीडियम में भी पढ़ के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी हिंदी में पढ़ नहीं सकते या हिंदी में कंटेंट नहीं है, सब कुछ है। हमारे पास एक हिंदी मीडियम का भी बैच चल रहा है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, परंतु वो बैच आप लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर की बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को हम तह तक लेकर जाएंगे, एकदम जड़ तक आपको सब्जेक्ट को समझाएंगे कि है तो कैसे है,
क्यों है, सारी बातें आप समझोगे। आप स्टूडेंट के साथ साथ यहाँ पर मास्टर भी बनोगे यदि आप मन से पढ़ाई करोगे तो आगे हम बात करते हैं इस बैच में। तो हम चर्चा करते हैं कि कल हम पढ़ रहे थे डिवीजन या ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो डिवीजन या ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर की जब हम बात कर रहे थे तो आगे हम इसी को बढ़ाते हैं, डिवीजन या ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिविजन्स और ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, डिविजन्स और ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर में हम लोगों ने कल दो डिवीजन, मतलब इसकी हिंदी हम बोलेंगे तो उद्यान विज्ञान की शाखाएं। तो उद्यान विज्ञान की जो शाखाएं पढ़ रहे थे उसमें कल हमने पहला पढ़ा था पोमोलॉजी, दूसरा पढ़ा था हमने ओलेरिकल्चर। तो पोमोलॉजी में हमने देखा कि हम फल विज्ञान का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। ओलेरिकल्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग वेजिटेबल्स का अध्ययन करते हैं, वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ तक अपन बात कर लिए थे। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करेंगे ताकि हर एक बच्चा हमारी इस क्लास से जुड़ेगा और अपनी तैयारी को और अच्छा करेगा, क्योंकि हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हर एक बच्चा एग्रीकल्चर को जाने। यदि आप एग्रीकल्चर से हो तो आप एग्रीकल्चर के वास्तविकता को समझो, उसकी रियलिटी को जानो। आप एमसीक्यू के बहाये में नहीं बहना है। एमसीक्यू एक जहर का काम करता है। आपको पहले आप थ्योरी में जानो कि एग्रीकल्चर है क्या, बाद में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आप वहां पर अच्छा कर जाओगे। तो हम डिवीजन या ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर की साहब जब बात करते हैं तो तीसरा जो ब्रांच हमारे सामने आता है, तीसरे ब्रांच के हम बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने आता है फ्लोरिकल्चर। क्या आता है? फ्लोरिकल्चर। अब देखो हिंदी में भी इसे हम फ्लोरिकल्चर ही लिखेंगे, ध्यान देना, और अंग्रेजी में भी हम इसे फ्लोरिकल्चर ही लिखेंगे। चाहे हिंदी की अगर बात कर लें चाहे अंग्रेजी की बात कर लें, इसको हम फ्लोरिकल्चर ही लिखेंगे। तो हिंदी भाषी वाले छात्र भैया इसको फ्लोरिकल्चर ही कहेंगे। अब बात आती है फ्लोरिकल्चर ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो फ्लोरिकल्चर जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज वर्ड है ये। कौन सा? फ्लोरिकल्चर। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब जो फ्लोरिकल्चर होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। इसका एक का नाम होता है फ्लोरस, एक का नाम होता है फ्लोरस, एक का नाम होता है कल्चरा। फ्लोरस और कल्चरा, फ्लोरस और कल्चरा नामक दो वर्ड से मिलकर क्या बना होता है? हमारा फ्लोरिकल्चर बना होता है। क्या बना होता है? फ्लोरिकल्चर बना होता है। तो जो फ्लोरस होता है इसका मतलब क्या होता है साहब? इसका मतलब होता है फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर। और जो कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन होता है, यानी कि रेजिंग ऑफ प्लांट्स। कल्टीवेशन मतलब फ्लावर का कल्टीवेशन करना ही क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। जब ये फ्लोरिकल्चर की ब्रांच को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब फ्लावर कल्टीवेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इस पर बहुत विस्तार से अपने को चर्चा करनी है। अब फ्लोरिकल्चर में जो हम फ्लावर्स पढ़ते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट के इसके सब डिविजन्स भी हम पढ़ते हैं। तो फ्लोरिकल्चर का साहब सब डिवीजन अगर हम देखें तो क्या देखते हैं? इसका सब डिवीजन पे अगर हम चर्चा करें तो इसका सब डिवीजन देखते हैं हम लोग। नॉर्मल तो हम लोग फ्लोरिकल्चर देखते हैं, परंतु इसके अंतर्गत भी बहुत इसके डिवीजन हैं। इन डिवीजन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब डिवीजन से क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम वहां पर मुंह नहीं देखेंगे, हमें उत्तर आना चाहिए। अगर हम ढंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें उत्तर आना चाहिए। तो एक जो डिवीजन का नाम है जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर, कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर। तो कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर इसको बोलते हैं वाणिज्यिक फ्लोरिकल्चर। कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर में हम क्या देखते हैं? फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? फ्लावर्स का जो कल्टीवेशन होता है, फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं उनके बारे में हम किसमें अध्ययन करते हैं?
कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर में अध्ययन करते हैं। इस फ्लोरिकल्चर ब्रांच का ही ये सब ब्रांच है। कौन सा? कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर। एक आता है साहब ऑर्नामेंटल, क्या आता है? ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। तो ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर में हम क्या देखते हैं? ऑर्नामेंटल में साहब हम देखते हैं ट्रीज को, जो ट्रीज होते हैं साहब। हम श्रब्स को देखते हैं, इसमें श्रब्स होते हैं साहब। इसमें क्लिम्बर्स होते, क्या होते हैं? क्लिम्बर्स होते हैं, एटसेट्रा। जब हम ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर्स इत्यादि का अध्ययन जब हम करेंगे, उसको हम ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, या ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर में किसको हम रखेंगे? ट्रीज, श्रब्स, क्लिम्बर्स। फ्लावर को हम किस में रखेंगे? कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर में रखेंगे। किस में रखेंगे? कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर में रखेंगे। एक होता है साहब लैंडस्केप गार्डनिंग। क्या होता है? लैंडस्केप गार्डनिंग। लैंडस्केप गार्डनिंग, यहां पर बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। लैंडस्केप गार्डनिंग में हम क्या करते हैं? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स। अभी हम बताएंगे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स क्या है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ प्लांट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स। जब हम प्लांट्स का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बनाते हैं तो उसको लैंडस्केप गार्डनिंग बोलते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि आप मान लो आपकी शादी हो गई और आपका जो घर है उसके सामने एक लॉन टाइप का पड़ा हुआ है, जगह पड़ी हुई है खाली, और आपकी बेनड़ी मानी आने वाली आपकी जो लाइफ पार्टनर आई और बोली क्या करते रहते हो जी, आप तो केवल कुछ करना धरना है नहीं, आपका घर देखो सूना सूना सा पड़ा है, अब आप इसकी जिम्मेदारी मुझे दे दो, मैं यहाँ पर लैंडस्केप गार्डनिंग करना चाहती हूँ। आपने कहा बिल्कुल प्राण प्रिय, आपका आदेश सर आंखों पे। तो उसने क्या किया? उसने कहा आपसे कि जाओ 4-5 गुलदाउदी के पौधे ले आओ। तो उसने क्या किया? इस प्रकार से इधर वाली दीवार के चारों तरफ गुलदाउदी के पौधे लगा दिया। उसने कहा साहब इधर हम गुलाब के पौधे लगाना चाहते हैं, इधर हम गुलाब के पौधे लगा दिए। अब उसने कहा ये वाला जो है इतना एरिया हम गेट के लिए छोड़ देंगे आने जाने के लिए, बाकी का जो एरिया बचेगा उसमें हम क्या करेंगे? इधर हम कुछ ऐसे गुलदाउदी के पौधे लगा देंगे इस प्रकार से, और ये वाला जो एरिया है इधर हम पूरा गुलदाउदी के पौधे लगा देंगे। तो ये जो लॉन पड़ा हुआ था इसमें उसने एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बना दिया। किसका? प्लांट्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बना दिया। 3 इधर लगा दिए, 3 इधर लगा दिए, 4 इधर लगा दिए, 2 इधर गेट के पास लगा दिया। ये क्या है? एक सिस्टम से प्लांट को अरेंज कर दिया। इसे ही बोलते हैं लैंडस्केप गार्डनिंग। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, परंतु लैंडस्केप गार्डनिंग का मतलब नहीं जान पाते एक्चुअली में। तो हमने आपको एक ऐसा उदाहरण दिया ताकि आप इंटरेस्ट इसमें पैदा कर सकें और इसको समझ सकें। तो आप भी अपने घर के सामने कुछ फूल पौधे वगैरह लगाते होंगे, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से लगाओगे तो उसको हम क्या कहेंगे? लैंडस्केप गार्डनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे साहब? लैंडस्केप गार्डनिंग बोलेंगे। अब बताइए हिंदी मीडियम वाले बच्चे चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, क्या इसको समझना कठिन है? क्या नहीं है ना? बिल्कुल। कैसे समझेंगे सर? डिवीजन या ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विज्ञान की शाखाएं सर हम देखेंगे, उसमें फ्लोरिकल्चर मतलब ऐसा कल्चर जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं। कौन सी विज्ञान की कौन सी भाषा के साथ मतलब यह शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। फ्लोरस कल्चरा, फ्लोरस मींस फ्लावर, कल्चरा मींस कल्टीवेशन, मतलब फ्लावर वाले प्लांट्स जो हैं उनका कल्टीवेशन करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। इसके कुछ सब डिविजन्स भी हैं जिसमें कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर जिसमें हम फ्लावर्स का स्टडी करेंगे, कुछ ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर होते हैं जिसमें ट्रीज वगैरह, क्लिम्बर, श्रब्स, हर्ब्स वगैरह ये सब आते हैं। उसके बाद लैंडस्केप गार्डनिंग क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ प्लांट
तो ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ प्लांट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप फटाफट से इसको छाप लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें और कुछ और जानकारी आपके बीच शेयर कर सकें। लिख लिया? चलिए आगे अपन बात करते हैं, कुछ अन्य टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगली ब्रांच के ऊपर चढ़ते हैं। तो हम तीसरी ब्रांच के ऊपर देख लिए, अब चौथी ब्रांच के ऊपर हम चर्चा करेंगे, स्पाइसेस एंड कंडिमेंट। चौथी जो ब्रांच है हमारी, स्पाइसेस एंड कंडिमेंट। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, स्पाइसेस एंड कंडिमेंट। अब स्पाइसेस एंड कंडिमेंट में हम चीजों को क्या देखने वाले हैं, यहां पर एक एक करके सारी चीजों को हम चर्चा में लेंगे कि स्पाइस किसे बोलेंगे और कंडिमेंट किसे बोलेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे दोनों को एक ही समझते हैं। इसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, स्पाइस एंड कंडिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, पहले इसमें थोड़ा सा लिखते हैं स्पाइस एंड कंडिमेंट में, फिर हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइसेस एंड कंडिमेंट में। तो हम बात करते हैं प्लांट पार्ट, प्लांट पार्ट आर यूज्ड, plant part are used food supplement, food supplement, plant part are used food supplement as flavoring, as flavoring, and seasoning of dishes। जो भी सीजनिंग डिशेस होती हैं उसमें और फूड सप्लीमेंट में इनके प्लांट पार्ट यूज होते हैं। जैसे हम कभी घर पे खाना बनाते हैं तो खाने में महक और सुगंध, महक सुगंध स्वाद लाने के लिए जो हम प्लांट्स के पार्ट का यूज करते हैं वो ड्राई प्लांट पार्ट, ड्राई पार्ट होता है प्लांट का, ड्राइड प्लांट पार्ट होते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, एरोमा के लिए, टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए। वो क्या कहलाते हैं, स्पाइस कहलाते हैं। हम बात करते हैं स्पाइस की, तो स्पाइस क्या होते हैं, स्पाइस क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई एक प्लांट है, इसका ड्राइड पार्ट है, ड्राइड प्लांट पार्ट, जो ड्राइड प्लांट पार्ट है उसमें क्या क्या होगा स्पाइसेस में, तो एक तो स्पाइसेस में फ्लेवर होगा, क्या होगा, फ्लेवर होगा और एरोमा होगा, फ्लेवर भी होगा और एरोमा भी होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्पाइस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, स्पाइस बोल देंगे। ये ध्यान देना थोड़ा। तो ऐसा प्लांट पार्ट, सूखा हुआ ऐसा प्लांट पार्ट जिसमें फ्लेवर और एरोमा दोनों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइस बोलते हैं। जैसे आप किसी गली से गुजरे और वहां पर कोई चाय बना रहा है और उसमें काली मिर्च और इलायची डाल के, काली मिर्च और इलायची डाल के चाय बना रहा है, दूर से महक सूंघकर आपको लगेगा कि चाय में इलायची पड़ी हुई है। क्या लगेगा, चाय में इलायची पड़ी हुई है, आपको उसका एरोमा आ जाएगा, महक आ जाएगा, पास में जाओगे उसका फ्लेवर भी आपको पीने के टाइम पता चलेगा। तो वो क्या है, एक स्पाइस है। क्या है, स्पाइस है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्पाइस से रिलेटेड, आपके एक सीड स्पाइस है, एनआरसी फॉर सीड स्पाइस। आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे
कि एनआरसी फॉर सीड स्पाइस कहाँ है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कहाँ है, ये दोनों आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ये कहाँ है, दूसरा ICR के द्वारा चलाया जा रहा है NRC फॉर सीड स्पाइस, ये दोनों कहाँ हैं, आप फटाफट से बताओगे इनके बारे में। स्पाइस के बारे में हमने बात कर लिया, अब हम बात करते हैं कॉन्डिमेंट क्या होते हैं। कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं, तो कॉन्डिमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो कॉन्डिमेंट्स ऐसे प्लांट पार्ट होते हैं, ऐसे प्लांट पार्ट होते हैं जिनमें टेस्ट होता है। क्या होता है, जिनमें टेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। क्या होता है, टेस्ट के लिए सिर्फ डाले जाते हैं, जैसे रेड चिली। क्या होता है, रेड चिली क्या है, एक कॉन्डिमेंट है। ये टेस्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं। जो एरोमा और फ्लेवर के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइस बोलते हैं। तो ये जो अगला ब्रांच था 4th नंबर का, स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट, प्लांट के ऐसे वो पार्ट जिनमें फ्लेवर और एरोमा दोनों पाया जाता हो उसको हम स्पाइस कहते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे रेड चिली हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, कंडिमेंट है। टर्मरिक हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड चिली हो गया, ये सब क्या है, ये कंडिमेंट्स हैं। मसाले में आपका कौन कौन सा आ जाता है, स्पाइसेस में आपका जो भी स्पाइस होते हैं, जैसे इलायची हो गया, ये सब क्या है, स्पाइसेस हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 4 स्पाइस और 4 कंडिमेंट्स के नाम, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, इनके बारे में आप बताना है। बाकी जब हम क्रॉप क्लासिफिकेशन हॉर्टिकल्चर का पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें बताएंगे। यहाँ पर बस हमारा उद्देश्य है कि इस ब्रांच को समझाना कि स्पाइस कॉन्डिमेंट्स में हम स्पाइस और कॉन्डिमेंट्स का अध्ययन करेंगे। तो ये हॉर्टिकल्चर की है चौथा ब्रांच। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर का 5वां ब्रांच पर हम चर्चा करेंगे, जो है प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, क्या है, प्लांटेशन क्रॉप। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, 5वां नंबर का जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। क्या बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप, जिसको बोलते हैं रोपड़ फसलें। प्लांटेशन क्रॉप्स, रोपड़ फसलें, इनको क्या बोलते हैं, रोपड़ फसलें, जिसके लिए लेटेराइट सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कैसी, लेटेराइट सॉइल इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब होता है रोपड़ फसलें। आप कभी साउथ की मूवी देखना या आप नॉर्थ ईस्ट में जाना, तो आपको बड़ी दूर तक देखोगे आप तो एक जैसी ही फसलें आपको नजर आएंगी, एक जैसी फसलें नजर आएंगी। तो पहला पॉइंट यहां से क्या आएगा, लार्ज स्केल। मतलब ये लार्ज स्केल पे आपको ये फसलें देखने को मिलेंगी, एक्सटेंसिवली मिलेंगी, एक्सटेंसिवली मिलेंगी। मतलब बहुत दूर तक आप देखोगे आपको फैली हुई फसलें मिलेंगी, यूनिफॉर्म मिलेंगी, एक जैसी देखने में मिलेंगी, यूनिफॉर्म। अगर नारियल के बाग हैं तो वहां पर नारियल के ही पौधे आपको मिलेंगे, वाटर पाम के हैं तो वाटर पाम के ही मिलेंगे। मतलब लार्ज स्केल पर एक्सटेंसिवली यूनिफॉर्म तरीके से आपको मिलेंगे। ये कौन से, ये प्लांटेशन क्रॉप। कैसे मिलेंगे, यूनिफॉर्म तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। यहां तक बात अपने को पता चल गई, ये लार्ज स्केल पे पौधे देखने को मिलेंगे, एक्सटेंसिवली देखने को मिलेंगे, और कहा यूनिफॉर्म तरीके से ये पौधे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, यूनिफॉर्म तरीके से पौधे मिलते हैं, और ये सिस्टेमिक पैटर्न पर दिखाई पड़ेंगे आपको लगे हुए, एक सिस्टेमेटिक पैटर्न पर आपको लगे हुए दिखाई पड़ेंगे, सिस्टेमेटिक पैटर्न पर आपको ये लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। और इन पौधों को, इन प्लांट्स का जो प्रोडक्ट्स होता है वो क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है इनकी। क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। कहाँ, इंडस्ट्री में। तो इनका प्रोसेसिंग होता है, डायरेक्ट हम इनको नहीं उपयोग कर सकते हैं, तो इनके में प्रोसेसिंग ज्यादा होती है। और प्रोसेसिंग कहाँ होती है,
तो इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग होती है। अभी हम समझाएंगे आपको सारी चीजें कहाँ होती है, इंडस्ट्री में होती है। तो जो प्रोडक्ट्स आता है, जो प्रोडक्ट आता है इंडस्ट्री के बाद, जो प्रोडक्ट्स आता है इसका हम क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। क्या करते हैं, इसका हम कंजप्शन करते हैं, मतलब उपभोग करते हैं। अब आप कभी भी आप साउथ की मूवी में देखिएगा या कहीं साउथ में जाइएगा तो आपको कुछ ऐसे पौधे मिलेंगे जो लार्ज एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, लार्ज एरिया में देखने को मिलेंगे, जैसे कॉफी हो गया, चाय हो गया। आसाम में जाओगे चाय के ही बागान आपको दूर दूर तक नजर आएंगे। ठीक है, तो लार्ज एरिया में एक्सटेंसिवली आपको देखने को मिलेंगे और यूनिफॉर्म एक जैसे दिखेंगे। अगर चाय के बागान है तो चाय के ही बागान है, आपके कॉफी के पेड़ हैं तो कॉफी के ही हैं, रबर के हैं तो रबर के ही हैं, आपको यूनिफॉर्म दिखेंगे और सिस्टमेटिक पैटर्न पे लगे होंगे। ये नहीं कि इधर उधर, एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। और उन प्रोडक्ट्स का बिना प्रोसेसिंग के हम डायरेक्ट उपयोग नहीं कर पाते। चाय की पत्तियों को डायरेक्ट क्या हम प्रोसेसिंग बिना प्रोसेसिंग के उपयोग कर सकते हैं, कॉफी को क्या हम बिना प्रोसेसिंग उपयोग कर सकते हैं, रबर को हम डायरेक्ट क्या निकाल के लेटेक्स में प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। काजू का डायरेक्ट हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो जो भी रोपड़ फसलें होती हैं उनका प्रोसेसिंग करना पड़ता है। कहाँ होता है प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री में होता है। और इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसी का हम कंजप्शन करते हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप के केस में हम ये सारी गतिविधि देखते हैं कि वो लार्ज एरिया में लगी होंगी, एक्सटेंसिवली देखने में दिखेंगी और यूनिफॉर्म रहेंगी, सिस्टमेटिक पैटर्न पर लगी होती हैं। इनका प्रोसेसिंग करना पड़ता है, कहाँ होता है इंडस्ट्री में, तब जाके जो प्रोडक्ट मिलता है वो कंजप्शन के लिए उपयोग होता है। तो जो प्लांटेशन क्रॉप है, रोपड़ फसलें हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कौन कौन सी फसलों को हम रोपड़ फसलों की श्रेणी में रखते हैं। किसको, कौन कौन सी फसलों को हम रोपड़ फसलों की श्रेणी में रखते हैं, प्लांटेशन क्रॉप को रखते हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप किसे कहेंगे, हम सारी चीजें हमने बता दी कि बड़े स्केल पर आपको एक ही जैसी फसल नजर आएगी, एक सिस्टम पे लगी हुई होगी, एक जैसी आपको दिखेगी और जो उसका प्रोडक्ट मिलेगा हम उसको किसी ना किसी कंपनी की सहायता से प्रोसेसिंग करके हम उसको खाने के उपयोग में लाएंगे। ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे हम बात करते हैं। 6 नंबर की एक ब्रांच है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ठीक है, तो जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, ये जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं इनमें ड्रग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ड्रग का मतलब वो नहीं जो आप समझते हो, ड्रग प्रॉपर्टी पाई जाती है किसमें, मेडिसिनल प्लांट के अंदर औषधीय गुण पाए जाते हैं, ड्रग प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका प्रयोग हम करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जिसका प्रयोग हम करते हैं ट्रीटमेंट में, हम उनका प्रयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट। लाइक अगर हम बात करें तो अश्वगंधा, सर्पगंधा, ये सब क्या हैं, एक तुलसी, ये मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर एक ड्रग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। यही ड्रग प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, किसी भी लेजन का, किसी भी डिजीज का हम क्या करते हैं, घाव या रोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं उनसे, उनको हम बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट। एक इंस्टीट्यूट है सी मैप, एक है नी मैप। सी मैप का मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ये कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। एक है नी मैप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। दोनों बताओगे, एक उत्तर प्रदेश में है राजधानी लखनऊ में, एक गुजरात में है आनंद में। दोनों बताओगे कौन कहाँ है, नी मैप कहाँ है, सी मैप कहाँ है, ये दोनों कमेंट में आप बताओगे फटाफट से। तो हमने बात कर लिया मेडिसिनल प्लांट की। एरोमेटिक प्लांट की अगर ऊपर चर्चा करें तो इनमें वोलेटाइल प्रोडक्ट पाया जाता है। वोलेटाइल वैल्यू होती है इसमें, या वोलेटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, वोलेटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये वोलेटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, एक फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस होता है। इनमें क्या होता है, इनमें फ्रेग्रेंस होता है, फ्रेग्रेंस होता है जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में हम इनका प्रयोग करते हैं। जो ब्यूटी प्रोडक्ट जिनको हम कॉस्मेटिक बोलते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में हम इनका प्रयोग करते हैं, लाइक सोप, ठीक है, शैम्पू, आपका फेस वॉश, ठीक है, हैंड वॉश वगैरह। जो एरोमेटिक होते हैं मतलब इनमें एरोमा होता है, फ्रेग्रेंस इनमें पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इनका प्रयोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में हम इनका उपयोग करते हैं। किसका? एरोमेटिक प्लांट्स का। अब हम बात करते हैं, एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आपको बताना है FFDC उत्तर प्रदेश के अंतर्गत FFDC कहाँ स्थित है। आपको इसका जवाब देना है कि FFDC कहाँ है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है FFDC का पूरा नाम और FFDC कौन से जनपद में स्थित है। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दिए रहा हूं कि यूपी 74 वहां के लोग अपनी बाइक पे, अपने कार पे जो नंबर होते हैं ना, नंबर प्लेट पे लिखते हैं यूपी 74। अब आप समझ चुके होंगे कि सर ने थोड़ा बता दिया है वहां पर ये स्थित है, परंतु आपको ये बताना है कि इसका पूरा नाम क्या है FFDC का, ठीक है, ये आपको बताना है। यहां तक हमने हॉर्टिकल्चर की 6 ब्रांच को कवर कर लिया है। आगे हम बात करेंगे, अगली ब्रांच के ऊपर चर्चा करेंगे। ये सारी ब्रांच के ऊपर हम धीरे धीरे से देख रहे हैं कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में हम क्या देखेंगे आगे। और अंतिम जो ब्रांच है हमारी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो 7 नंबर की जो हमारी ब्रांच है जिसको हम लिखते हैं PHT, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी PHT। अब हम देखते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी अगर ना होती तो हम बेमौसमी फल नहीं खा पाते, बेमौसमी सब्जियां नहीं खा पाते। जैसे आम एक गर्मी के मौसम में होता है, उसको हम सर्दी के मौसम में भी खा लेते हैं। ये कब संभव हो पाया? जब हमारे बीच पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का ज्ञान आया। इसमें क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जैसे हम बात करें, कोई मान लो फ्रूट्स है, कोई मान लो फ्रूट्स है, कोई मान लो वेजिटेबल है, कोई मान लो स्पाइस है, कोई स्पाइसेस, कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है या कोई स्पाइसेस है। क्या है? फ्रूट है, वेजिटेबल है या स्पाइसेस है। इनका हम क्या कर लिए? इनकी हम हार्वेस्टिंग कर लिए। क्या कर लिए? इनकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। ये प्लांट्स में लगे थे, इनकी हम क्या कर लिए? हार्वेस्टिंग कर लिए, इनको हम तोड़ लिए। क्या कर लिए? हम इनकी हार्वेस्टिंग कर लिए। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? कुछ को तो सेल कर देंगे, जो सेल करने वाले होंगे, जल्दी पेरिसेबल वाले होंगे, उनको तुरंत सेल कर देंगे। हमें लगेगा कि हम इनको थोड़ा स्टोर कर लें, दूसरी सीजन में हम इनको बेच सकते हैं, तो हम इनको कोल्ड स्टोरेज में क्या करते हैं? प्रिजर्व कर लेते हैं। इनको कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व कर लेते हैं। जब इनका टाइम नहीं आता है, उस टाइम पे इनको मार्केट में हम सेल करते हैं, तो ज्यादा प्रॉफिट होती है हमको। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? इनका रख रखाव करते हैं। रख रखाव को हम बोलते हैं हैंडलिंग। क्या बोलते हैं? हैंडलिंग। तो जब हम इनकी हार्वेस्टिंग कर लिए, उसके बाद हम रख रखाव इनका करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इंडिया का 10 से लेकर 40% है कि हम उपज तो ले रहे हैं, परंतु हम प्रिजर्व करने की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, इस वजह से हमारी यील्ड का लॉस हो जा रहा है। हमने हार्वेस्ट किया और हमने हैंडलिंग किया, उसके रखरखाव किया। हैंडलिंग करने के बाद हम फ्रूट में ग्रेडिंग करेंगे। क्या करेंगे? ग्रेडिंग करेंगे। जो बड़ा सेब होगा उसको अलग ग्रेड में रख देंगे, जो छोटा होगा उसको अलग ग्रेड में रख देंगे। ग्रेडिंग करने के बाद फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी भी फ्रूट से कोई प्रोडक्ट बनाना हो, लाइक कैरेट का अगर हम बात करें तो ब्लैक कैंजी, अगर हम एप्पल की बात करें तो साइडर, आंवले की बात करें तो मुरब्बा, पोटैटो की बात करें तो चिप्स। तो जो भी ग्रेडिंग करने के बाद जो प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद हम उसको क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। क्या करते हैं? उसका हम प्रिजर्वेशन करते हैं। जब हम प्रिजर्वेशन कर लेते हैं उस चीज का,
तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाती है। कोई प्रोडक्ट था, उसकी हार्वेस्टिंग कर लिए हम, हार्वेस्टिंग करने के बाद उसका रख रखाव करने लगे, फिर हम उसकी श्रेणी काटे, ग्रेडिंग किए उसका कि बड़ा छोटा वगैरह क्वालिटी वाला अलग अलग कर लिए, फिर हमने उसको प्रोसेसिंग में डाल दिया कि किससे क्या बनाना है, कोई बाई प्रोडक्ट बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है। तो किसी फ्रूट का मान लो जूस निकालना है, सॉस निकालना है, केचप निकालना है, किसी फल से पिकल बनाना, अचार बनाना है, तो हमने प्रोसेसिंग कर लिया, प्रोसेसिंग के बाद उसको प्रिजर्व कर लिया, प्रिजर्व करने के बाद उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और हमको ऑफ सीजन में भी वो प्रोडक्ट मिलने लगता है। गर्मी के मौसम में आम लगता है, परंतु हमें सर्दी के मौसम में भी आम मिलने लगता है। तो याद रखना, प्रिजर्वेशन के दौरान सेल्फ लाइफ किसकी किसकी बढ़ती है? तो फ्रूट की, वेजिटेबल की, स्पाइस की। परंतु ध्यान रखना, फ्लावर और फोलिएज, फ्लावर और फोलिएज को जब कभी भी हम पीएचटी के अंतर्गत रखेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में फ्लावर और फोलिएज को जब हम प्रिजर्व करेंगे, तो इसकी सेल्फ लाइफ ना होकर के इसकी वेज लाइफ होती है। क्या होती है? वेज लाइफ होती है। वेज लाइफ इसकी बढ़ती है। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएचटी के तहत कौन सा ऐसा जो प्लांट्स है जिसकी वेज लाइफ इंक्रीज होती है, तो फ्लावर या फोलिएज। बाकी स्पाइस, वेजिटेबल और फ्रूट्स का तो सेल्फ लाइफ इनकी बढ़ती है, परंतु इसकी वेज लाइफ बढ़ती है किसकी? फ्लावर और फोलिएज की। तो ये बात ध्यान रखना, पीएचटी अगर ना होती तो हम चीजों को प्रिजर्व नहीं कर पाते, हम प्रोसेस्ड फूड नहीं बना पाते, ठीक है, हम अपना मार्केटिंग वैल्यू नहीं बढ़ा पाते। प्रोसेसिंग के दौरान ही हम मार्केटिंग वैल्यू बढ़ाते हैं, प्रिजर्वेशन के दौरान ही मार्केटिंग वैल्यू बढ़ाते हैं, हम अपने फूड का स्टोरेज कर लेते हैं। सारी चीजें हमें पीएचटी के माध्यम से क्लियर हुई। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य टॉपिक के ऊपर, ठीक है? आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। चलिए आगे अपन बात करते हैं कुछ अन्य टॉपिक पर। जैसे इसी में हम चर्चा करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, कि हॉर्टिकल्चर का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर अपने चर्चा करते हैं। तो अपना टॉपिक आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर या इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब हमने क्या पढ़ा? हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर के ब्रांच क्या हैं। अब हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम हॉर्टिकल्चर को पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या महत्व है, इस पर हमें विचार करना है कि इंपॉर्टेंस क्या है हॉर्टिकल्चर का। इसको अच्छे से समझना है ताकि हम अगले समय में जब कभी भी पढ़ के आए हैं या आने वाले समय में जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये कभी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर की जब कभी भी हम बात करेंगे तो हम हॉर्टिकल्चर के इम्पोर्टेंस पे चर्चा करने वाले हैं। इम्पोर्टेंस क्या होता है? एक वैल्यू होती है। क्या होती है? वैल्यू। जैसे इम्पोर्टेंस क्या होता है? एक वैल्यू होती है। मान लो किसी भी ब्रांच की या किसी भी प्लांट्स की कोई वैल्यू है और उसका इफेक्ट, जो वैल्यू है उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, यही होता है उसका इम्पोर्टेंस। जैसे मान लो मेरी बहुत वैल्यू है और अगर मैं किसी के पास ना हूं तो मेरा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या मैं उसके साथ हूं तो मेरा उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही तो हमारी महत्ता है
यही तो हमारा इम्पोर्टेंस है। मान लो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की कुछ वैल्यू है, तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा है? तो एक तो इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पारितंत्र में हमें इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। दूसरा, इकोनॉमी पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी पर प्रभाव देखने को मिल रहा है, हमारे इकोसिस्टम पे इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इकोसिस्टम में हॉर्टिकल्चर के जो प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं? एक हमें डाइट उपलब्ध कराते हैं। आपने पुराने जो पौराणिक ग्रंथ में जाएंगे तो वहां पर 7 सुखों की चर्चा की गई है। 7 प्रकार के सुख हैं। तो पहला होता है निरोगी काया, मतलब शरीर में कोई रोग ना हो। दूसरा, घर में हो माया, घर में मतलब पैसा। ये दोनों सुख हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। आप हॉर्टिकल्चर के फ्रूट्स खाओगे तो उनसे रोग दूर होते हैं, रोग नहीं होते, हमारे अंदर पोषक तत्व अवेलेबल रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। और दूसरी, घर में माया। हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स जब हम ग्रो करेंगे उससे इनकम आएगी तो हमारे घर में माया भी बढ़ेगी। तो हमारे पुराणों में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है, इसके इंपॉर्टेंस पे चर्चा की गई है, इसकी वैल्यू के महत्ता को बताया गया है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर देखते हैं तो किसी सब्जेक्ट की जो वैल्यू है उस वैल्यू के कारण ही उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। यदि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो उसी का इम्पोर्टेंस हमको पढ़ना है। तो हम इम्पोर्टेंस हेडिंग बनाते हैं और देखते हैं कि कितने प्रकार का इम्पोर्टेंस हॉर्टिकल्चर हमको दे के जाता है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है हॉर्टिकल्चर का। तो इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। पहला पॉइंट हम देखते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो हॉर्टिकल्चर का पहला जो इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलता है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। दूसरा जो देखने को मिलता है सोशल इम्पोर्टेंस। सोशल इम्पोर्टेंस। और तीसरा जो देखने को मिलता है वो न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस। न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस। न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस कि न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी क्या है, न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस क्या है। और चौथा है अदर इम्पोर्टेंस। अदर इम्पोर्टेंस। ये 4 प्रकार का महत्व है हॉर्टिकल्चर का, 4 प्रकार से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो इम्पोर्टेंस होता क्या है कि मान लो कोई वैल्यू है उसका प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, यही उसका इम्पोर्टेंस होता है। अब ये हॉर्टिकल्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, हमारी अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण है, हमारी सोशल इम्पोर्टेंस, हमारे जीवन में, सामाजिक जीवन में भी इसका हस्तक्षेप है, महत्वपूर्ण है। और हमारे न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस, हमारी जो डाइट है, न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं उसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और अदर इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमें इसके बारे में जानकारी मिल रही है। तो ये जो इम्पोर्टेंस वाला पॉइंट्स है ये अपने कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज अपन यहीं तक अपनी ये क्लास रखेंगे, क्योंकि अब अगर मैं इसको स्टार्ट भी करता हूं तो ये इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगला लेक्चर हमारा होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, तीसरा जो डेमो होगा वो इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर पे आधारित होगा। ये हमारा दूसरा डेमो है। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर फाउंडेशन में हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो उन बच्चों का स्वागत है। आप सभी बच्चे आइएगा, जुड़िएगा हमसे और करिएगा अपनी बेहतरीन तैयारी। और प्यारे बच्चे, आप जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं सभी बच्चे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे ताकि आपके भाई बंधुओं तक ये क्लास पहुंचे और बहुत ही कम फीस में अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में 4 चांद लगा सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। मिलेंगे कल फिर एक बार एक नई उमंग, जोश और ऊर्जा के साथ। आपके साथ मैं नीलेश पटेल फिर से एक बार रूबरू होऊंगा कल पार्ट 3 के रूप में। ठीक है।